हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? ठीक लोग हो? और वॉइस कंफर्मेशन दो मुझे जल्दी से। ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलें जनाब, बैंक रिकॉन्सिलेशन हमने स्टार्ट लिया हुआ था, बेसिक प्रैक्टिस हमारी हो चुकी, और अब जनाब आप आइए प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 सेम वही इंफॉर्मेशन है जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर ली प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में और 2 में और प्रीवियस एग्जांपल्स में भी, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए ये मैं आपको क्लास में ही करवाना चाह रही थी। तो आपके बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 297 पे आइएगा। जी अतीब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम मैंने आपसे कहना था कि प्लीज एक दफा डिसऑनर चेक्स के बारे में बता दीजिएगा और अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक्स के बारे में ना एक दफा बता दो और चलो उनका ये मैं काउंटिंग क्वेश्चन भी करिए। करवा देती हूँ, और इस क्वेश्चन में ये चीजें रिपीट होनी है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है बेटा? चलें ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम। जी बेटा जी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अ कंपनी रिसीव्स अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ, चलें इसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन करना है तो आपने पहला काम जो करना है वो क्या है कि रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के लिए आपने रफ कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट ओपन कर लेते हैं। जी जनाब, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ इसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो अतीब ने पूछा डिफाइन कर दें उन चीजों को, वो भी हम दोबारा से डिफाइन करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली है क्या बेटे? उस दोनों क्वेश्चन में वो करता क्या है, रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस के लिए या तो वो कैश बुक का बिगनिंग बैलेंस बताता है या बैंक स्टेटमेंट का बताता है, दोनों का एक साथ नहीं बताता। बैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 में ओपनिंग बैलेंस जिसको आपने टैली करना है कैश बुक के बैलेंस के साथ, वो कैश बुक का बैलेंस गिवन नहीं है और वो बिगनिंग बैलेंस आपसे रिक्वायर कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक टाइम में इन दोनों में से किसी एक बुक का बिगनिंग बैलेंस गिवन हो, तो फिर क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट्स हो जाया करती हैं। एक तो रिकॉन्सिलेशन करनी है वैसे ही जिस तरह हम ऑलरेडी कर चुके, इसके अलावा आपने जिस बुक का बिगिनिंग बैलेंस मिस होगा वो भी फाइंड आउट करना, और वो कैसे फाइंड आउट करना है या आज हम इन दो प्रैक्टिस क्वेश्चन में सीखेंगे। इसमें वो कहता है कि जनाब अ कंपनी रिसीव अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7.4 मिलियन। तो जनाब आपको बैंक स्टेटमेंट का बिगिनिंग बैलेंस गिवन है और उसने बिहेवियर भी बता दिया कि क्रेडिट है, तो चलिए क्रेडिट साइड पे हम मेंशन कर देते हैं, 1000 को कॉमन ले लेते हैं। 7400 आपके पास जनाब इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस है, लिख लिया। कैश बुक का बिगनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, इसलिए कैश बुक में आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड पे एक लाइन का मार्जिन छोड़ देना है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि बिगनिंग बैलेंस डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा। उसके बाद वो कहता है इट्स अकाउंटेंट डिस्कवर्स दैट बैंक स्टेटमेंट डज नॉट शो check received from customer for rupees 16.2 million। बैंक स्टेटमेंट में कस्टमर से आए हुए चेक शो नहीं हो रहे। ऐसे चेक्स बेटे अदीब गौर से सुनिएगा, ऐसे चेक्स जो आपको कहीं से रिसीव हुए, और वो कहाँ रिसीव होते हैं, नॉर्मली ऑफिस में आपको रिसीव होते हैं, तो ऑफिस में बैठकर आप कैश बुक में उनको रिसीट साइड पे लिख लेते हो। ऐसे चेक्स जो आपको कहीं से आए, कस्टमर्स ने दिए, आपकी रिसीट्स हैं क्योंकि पैसे आ रहे हैं, आपने जनाब कैश बुक की डेबिट साइड पे रिसीट्स को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो चेक अभी आपके पास ऑफिस में पड़ा हुआ है, आपने प्रोसेसिंग के लिए बैंक नहीं भिजवाया, इसलिए वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स शो नहीं हो रही। ऐसे चेक्स जो आपने कहीं से रिसीव किए और वो अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सके, ऐसे चेक्स को हम बोलते हैं अनक्लियर्ड चेक्स।
अब क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट में पहले से रिकॉर्ड नहीं होते, इसलिए हम रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में उसे रिकॉर्ड करके देखते हैं। अब क्योंकि ये रिसीट्स हैं बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई, तो हम इन रिसीट्स को बैंक स्टेटमेंट में लिखकर देखेंगे। और रिसीट्स बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे आती हैं? क्रेडिट साइड पे आती हैं। तो मैं क्रेडिट साइड पे 16,200 के अनक्रेडिटेड चेक्स लिख दूंगी। अनक्रेडिटेड चेक्स ऐसे चेक्स जो आपको कस्टमर की तरफ से रिसीव हुए, ऑफिस में कैश बुक में रिसीट्स रिकॉर्ड कर ली, लेकिन ये रिसीट्स अभी तक आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो सके चेक्स, ऐसी रिसीट्स को हम, ऐसे चेक्स को हम अनक्रेडिटेड चेक्स या अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स या अनकलेक्टेड चेक्स बोलते हैं। इन्हें हमेशा बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। फिर इसके अलावा वो कहता है चेक पेमेंट्स टू सप्लायर फॉर ₹18.5 मिलियन। इसके अलावा आपने खुद भी किसी को पेमेंट की थी चेक के थ्रू। जब आपने किसी को ऑफिस में बैठे हुए चेक के थ्रू पेमेंट की, आपने फॉरेन कैश बुक की पेमेंट साइट पे लिख लिया। आपने कैश बुक की पेमेंट साइट पे उसे लिख लिया क्योंकि पेमेंट्स थी, लेकिन वो चेक जिसको आपने दिए वो अभी तक उन्होंने आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं किए। तो ऐसे चेक्स जिनके एंगेज में अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं हुई, बैंक ने प्रोसेसिंग नहीं की, आपने कैश बुक में उन्हें पेमेंट्स के तौर पे लिख लिया हुआ है क्योंकि आपने तो पेमेंट कर दी, चेक इशू कर दिया, लेकिन वो चेक अभी तक बैंक के पास प्रेजेंट होने के लिए नहीं गया। ऐसे चेक्स को हम बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। और रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हम इन चेक्स को बैंक स्टेटमेंट में लिखते हैं। कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्योंकि ये पेमेंट्स के अगेंस्ट होते हैं, तो जनाब पेमेंट्स ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई होती, तो हम लिख कर देखते हैं। और पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे आती हैं? डेबिट साइड पे आती हैं। तो डेबिट साइड पे अनप्रेजेंटेड चेक्स आएंगे 18,500 के। अनप्रेजेंटेड चेक्स। उसके बाद कहता है बैंक स्टेटमेंट ऑल्सो शोज बैंक चार्जेस ऑफ 2,50,000। बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस हैं। बैंक चार्जेस हमेशा बैंक स्टेटमेंट में होंगे क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट में से सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर लेता है और बाद में हमें इन्फॉर्म कर देता है। हम बाद में इनको कैश बुक में लिखेंगे और कैश बुक की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट्स हैं इसलिए डेफिनेटली ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होंगी? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। देखिए मैंने एक लाइन का मार्जिन डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड पे लिख छोड़ देना है और यहां लिखना है बैंक चार्जेस 250,000। मैंने दोनों बुक्स में कॉमन ले लिया हुआ है। उसके बाद अब हमने क्या काम करना है? जितनी एडजस्टमेंट्स थी वो हमने कर ली। उसके बाद आपने इन दोनों बुक में से देखना है कि किस बुक का बिगिनिंग बैलेंस दिया हुआ है। हमारे इस क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट का बिगिनिंग बैलेंस गिवन है। आपने पहले इस बुक का एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। और वो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो मुझे इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है, उसका मैं टोटल पहले करूंगी 7,400 प्लस 16,200। टोटल किया बेटे मेरे पास 23,600 माइनस 18,500। हमारे पास एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है बैंक स्टेटमेंट का आफ्टर रिकॉन्सिलेशन 5,100। अब हमें मालूम है कि जनाब आफ्टर रिकॉन्सिलेशन क्लोजिंग बैलेंस दोनों बुक्स का सेम होता है और ऑपोजिट साइड पे। तो मैंने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? जितना बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मेरे पास आफ्टर रिकॉन्सिलेशन 5,100 आ रहा है, मैंने वही बैलेंस कैश बुक में ट्रांसफर कर देना है ऑपोजिट साइड पे। बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे, तो कैश बुक की मैंने क्रेडिट साइड पे लिख देना है 5,100। अब कैश बुक को जब मैं बैलेंस करूंगी तो जो डिफरेंस आएगा वो ऑटोमेटिकली बेटे मेरे पास कैश बुक का बिगनिंग बैलेंस होगा। टोटल किया 5,350।
लीजिए, इसका अनएडजस्टेड बिगनिंग बैलेंस था हमारे पास 5350, वो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देखो यही था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी? व्हाट इज द करंट बैलेंस ऑन द कैश बुक एंड दिस इज द बैलेंस ऑन द बैंक अकाउंट इन द मेन लेजर। आपने कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना था, ये नहीं उसने बताया कि एडजस्टेड या अनएडजस्टेड। अंडरस्टूड बात है कि अगर उसका बिगनिंग बैलेंस जो कि अनएडजस्टेड होता है वो गिवन नहीं है तो उसने वही आपसे रिक्वायर किया हुआ है। और उसका तरीकाकार क्या है? देखो मैंने क्या किया, दोनों बुक्स को ओपन किया, जितनी एडजस्टमेंट्स थी वो कर ली, उस बुक को पहले क्लोज करना है जिसका बिगनिंग बैलेंस गिवन होगा। जैसे आपके इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट का बिगनिंग बैलेंस गिवन था जो कि कितना है 7400, इसलिए मैंने पहले उस बुक को क्लोज करते हुए एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस 5100 फाइंड आउट किया और उस बैलेंस को मैंने कैश बुक के ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आपने कैश बुक को एडजस्ट करना है और जो डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर कैश बुक में आएगी वो ऑटोमेटिकली कैश बुक का बिगिनिंग बैलेंस होगा। सेम ऐसी ही प्रैक्टिस वो आपको करवाता है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आइए उसको भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 जिसका नाम है सैंडफोर्ड। इसकी रिक्वायरमेंट में है व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मांगा हुआ है। बैलेंस मीन अनएडजस्टेड बैलेंस, अनएडजस्टेड बैलेंस मीन बिगनिंग बैलेंस। अगर उसने बैंक स्टेटमेंट का आपसे बिगनिंग बैलेंस मांगा हुआ है देन डेफिनेटली उसने क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा और हमने सेम यही वर्किंग करते हुए जो है वो बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसकी बी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, फिर हम इसकी बी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। Practice question number 4. जी बेटा, a company receive a bank statement, the balance on its cash book और कैश बुक का बैंक कॉलम बैंक अकाउंट इन द मेन लेजर। ये हमने बार बार बात डिस्कस की थी कि कैश बुक के कौन से कॉलम को रिकॉन्साइल किया जाता है। हम कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक अकाउंट को रिकॉन्साइल करते हैं। तो जनाब कैश बुक के अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस है आपके पास 1600,000 का। 1000 मैं यहाँ पे भी कॉमन ले लूंगी क्वेश्चन की फिगर को स्मॉल शो करने के लिए, कम स्पेस के लिए। तो डेबिट बैलेंस है कैश बुक के अकॉर्डिंगली 1600, तो मैं डेबिट साइड पे लिख दूंगी, 1000 मैंने कॉमन ले लिए। ब्रॉड डाउन in reconciling the cash book balance with the bank statement balance, accountant discovers that bank statement does not show, बैंक स्टेटमेंट में ये चीजें शो नहीं हो रही। जब उन्होंने रिकॉन्साइल किया, टैली किया, मैच किया, तो जो चीजें जहां नहीं होंगी हम लिख देंगे। तो कहता है आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या नहीं शो हो रहा? चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ 8200,000। ऐसा चेक जो कस्टमर से आप रिसीव कर चुके हैं, बैंक में रिसीट शो नहीं हो रही है। कौन से चेक्स होते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स होते हैं। अगर इनके नाम भूल भी जाएं तो बेटे कोई बात नहीं, आप सिंपल ये चीज जहन में रखो। वो कहता है ये ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं है, तो रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब कौन सी साइट पे रिकॉर्ड कर देंगे उसके लिए आप देख लो स्टेटमेंट को पढ़ के कि ये रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं। अब क्योंकि ये आपको कस्टमर से चेक्स आए हैं, आपकी रिसीट्स हैं, और रिसीट्स को किस साइट पे हम रिकॉर्ड करते हैं? बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो रिसीट्स हैं, कस्टमर से पैसे आए हैं, रिसीट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं है, तो बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं। और बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स क्रेडिट साइड पे आया करती हैं, और मैं एक लाइन का मार्जिन छोड़ूंगी क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बिगनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। तो रिसीट्स हैं 8200 की बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे, ये अनक्लियर्ड चेक्स हैं या अनक्रेडिटेड, कुछ भी नाम दे दीजिए।
या चेक्स फ्रॉम कस्टमर लिख दीजिए, लाजमी नहीं है कि अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंटेड ही लिखना है। चेक्स पेमेंट्स टू सप्लायर 4700, इसके अलावा आपने सप्लायर को पैसे दिए, पेमेंट्स हैं आपके अकाउंट की, पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही, तो अब हम शो कर देंगे। और पेमेंट्स बैंक स्टेटमेंट की कौन सी साइड पे आती हैं? डेबिट साइड पे आती हैं, तो 4700 चाहो तो अनप्रेजेंटेड लिख दो, चाहो तो टू सप्लायर लिख दो कि भाई सप्लायर की पेमेंट्स हैं। आफ्टर देन बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस हैं 150 की, तो वो बैंक स्टेटमेंट में हमेशा बैंक चार्जेस होते हैं, हमने कैश बुक में लिखने होते हैं, तो बेटे कैश बुक में मैं बैंक चार्जेस लिखूंगी और वो कितने के हैं? 150 के। पेमेंट्स हैं और पेमेंट्स कैश बुक की कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट, इसके बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब है कि हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के केस में इन ट्रांजैक्शंस को बैंकर ने बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, ये कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं होती, इसलिए हमने इन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। डायरेक्ट डेबिट का मतलब है बैंक ने हमारी स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया, तो एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे है, उसे कैश बुक की कौन सी साइड पे होना चाहिए? क्रेडिट साइड पे। तो इसलिए अगर वो डायरेक्ट डेबिट बोले तो क्रेडिट कर देना है, डायरेक्ट क्रेडिट बोले तो कैश बुक में डेबिट कर देना है। तो जनाब, और वैसे भी उसने टाइटल यूज किया है पेमेंट्स हैं 4 लाख की जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही हैं। बैंक स्टेटमेंट में शो होने का मतलब ये है कि हमने इन्हें कैश बुक में शो करवाना है, और कैश बुक में पेमेंट्स कौन सी साइड पे आती हैं? क्रेडिट साइड पे। और कितने की हैं? 400। और डायरेक्ट डेबिट का मतलब है कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी और डेबिट भी कर दिया था, अब हमने इन्हें कैश बुक में क्रेडिट करना है। डिसऑनर्ड चेक्स का आपने पूछा, अति बेटे और बाकी स्टूडेंट्स भी देखिए बेटे, डिसऑनर्ड चेक्स ऐसे चेक्स हैं जिनको बैंक कैंसिल कर देता है किसी भी रीजन की वजह से। आपने जनाब किसी कस्टमर से चेक की फॉर्म में पैसे लिए, जब चेक आपके ऑफिस में आया आपने इसको फौरन ही रिसीप्ट साइट पे रिकॉर्ड कर लिया कि चेक हमारे पास आ गया, कस्टमर से पैसे आ गए, कैश बुक में रिसीट्स को रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया रिसीट्स को। और जब वो चेक बैंक में गया प्रोसेसिंग के लिए, तो जनाब बैंक ने कहा इस चेक की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, आप अपने कस्टमर से कहिए ये वाले चेक की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, आपको नया चेक इशू करे, पुराना चेक हमने कैंसिल कर दिया। तो हमें क्या करना होगा? हमने जो ऑलरेडी उस चेक के एंगेज में रिसीट्स को लिख लिया हुआ है, उन रिसीट्स को कैंसिल करना पड़ेगा। रिसीट्स कैश बुक की डेबिट साइड पे आती है, उनको कैंसिल करने के लिए आप क्रेडिट करोगे। और अगर आपने किसी को चेक दिया था और वो बाउंस हो गया या डिसऑनर हो गया, तो आपने किसी को चेक दिया था, आपकी पेमेंट्स हैं और पेमेंट्स हम कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो पेमेंट्स को कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करेंगे। इसका मतलब डिसऑनर्ड चेक्स आता सिर्फ कैश बुक में ही है। क्यों? क्योंकि चेक को डिसऑन करता है, कैंसिल करता है बैंक, कैंसिल करता है, हम नहीं करते। तो जब बैंक उसको कैंसिल करता है, बैंक उसकी कैंसिलेशन को एडजस्ट कर चुका होता है, हमने कैश बुक में उसको कैंसिल करना होता है। कैंसिल करने का तरीका क्या है? अगर आपने कहीं से लिया हुआ चेक कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, तो रिसीट्स को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट, और अगर आपका दिया हुआ चेक जो आपने किसी को पेमेंट की है वो डिसऑनर हो गया, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट। अब क्वेश्चन में उसने ये नहीं यहाँ पे बताया कि जो 3 लाख का चेक डिसऑनर हुआ है वो कौन से वाला है, जो आपने कहीं से रिसीव किया था तो कैंसिल हुआ, या आपका पे किया हुआ चेक कैंसिल हो गया। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो, अपने आप को सच ही रखिए। आप कहिए कि जनाब किसी, सपोज करोगे आप कि किसी कस्टमर से लिया हुआ चेक जो है वो डिसऑन हो गया हुआ है, आपने कहीं से पैसे लिए, रिसीट्स थी, और रिसीट्स को कैंसिल करने के लिए आपने इस डिसऑनर्ड चेक को क्रेडिट करना है। जब तक डिसऑनर्ड चेक के साथ क्लियरली कुछ मेंशन ना हो, उस सिचुएशन में आपने हमेशा डिसऑनर्ड चेक को कैश बुक की क्रेडिट साइड पे लिखना है 300। ये हमने तमाम ट्रांजैक्शंस
लिख ली। इनकी वर्किंग कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा कि बेटे बैंक स्टेटमेंट का बिगनिंग बैलेंस गिवन नहीं है, हम उसको पहले क्लोज नहीं कर सकते। कैश बुक का बिगनिंग बैलेंस गिवन है, हम उसको पहले क्लोज करके एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करेंगे, और वो जो एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ही आपकी बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो जनाब हमारे पास यहाँ इस साइड पे कैश बुक की डेबिट साइड पे टोटल आता है 1600, ये हमने लिखा। 1600 में से जनाब क्रेडिट साइड की अमाउंट को माइनस करते हैं, 1600 माइनस 150 माइनस 700, ये हमारे पास बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस 750। अब हमें मालूम है कि आफ्टर रिकॉन्सिलेशन आपके बैंक स्टेटमेंट में भी सेम यही बैलेंस आना चाहिए 750, बट शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड। तो मैंने इसलिए बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे कैरेट डाउन लिख देना है 750, और फिर इस अकाउंट को बैलेंस करना, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो ऑटोमेटिकली बिगनिंग बैलेंस होगा। अब जनाब वो बिगनिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं, और बिगनिंग बैलेंस जो है मुझे इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा लग रही है, तो इसका मतलब बिगनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। कितने का है वो देखो अभी लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 8200 में से बेटा जी माइनस करते हैं 4700 भी और 750 भी, ये मेरे पास आता है 2750 ब्रॉड डाउन। लीजिए हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज भी वो पूछेगा आपसे कि जनाब आपको किसी एक बुक का बिगनिंग बैलेंस गिवन होगा, दूसरे का बिगनिंग बैलेंस आपको वो मिस कर देगा, आपने इस मेथड को अडॉप्ट करते हुए दूसरी बुक का बिगनिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। ये जनाब इस क्वेश्चन की ए रिक्वायरमेंट थी, व्हाट इज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आयशा दोबारा से नोटिफिकेशन दें, होल्ड कीजिए नोटिफिकेशन को, मेरे पास शो नहीं हो रहा। जी बेटा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा बेटे जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो हमेशा शॉर्ट साइड पे लिखा करते हैं। और देखो आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड तो ऑलरेडी बड़ी थी, 8200 की थी, डेबिट साइड पे तो स्मॉल अमाउंट थी, एक 4700 की और एक 750 की, तो 5450 की अमाउंट थी। नहीं मुझे लगा कि उसका जो मतलब कि यूजुअली उसका क्रेडिट होता है ना बैलेंस। हाँ यूजुअली उसका क्रेडिट ही होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ईच केस नॉर्मल बिहेवियर ही हो, नॉर्मल बैलेंसेस ही हो, ओवरड्रॉन भी हो सकते हैं बेटे। ठीक है मैम, ओके बेटा, यू वेलकम। जी बेटे अब इसके बी पार्ट, एक नई रिक्वायरमेंट, वो कहते हैं एंट्रीज पास कीजिए। What entries should be made in the company's ledger account when the cash book and the bank statement balances have been reconciled? जब बेटे कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को हम रिकॉन्साइल कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, उसके बाद वो हमें सम टाइम जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहता है, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के लिए कहता है। और हमेशा याद रखिएगा जो एडजस्टिंग एंट्रीज हम पास करते हैं वो कैश बुक में से पास करते हैं। अब कैश बुक में कौन कौन सी किस किस अमाउंट की जर्नल एंट्रीज पास होंगी बेटे, हमेशा हमने डिस्कस किया कि कभी भी हम ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की एडजस्टिंग एंट्रीज पास नहीं करते। इन बुक्स में जो एडजस्टमेंट्स हुई हुई होती हैं उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हुई हुई है ये देखो, मैं सर्कल करती हूँ, ये एडजस्टमेंट्स हुई हैं आपकी कैश बुक में। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को अगर हम छोड़ दें तो ये एडजस्टमेंट्स हुई हुई हैं, आपने इनकी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। और इनकी जर्नल एंट्रीज को हम किस तरीके से पास करेंगे, उसके लिए जनाब क्लास में मैंने एक दफा आप लोगों से डिस्कस किया था कि जनाब हम जर्नल से लेजर की तरफ भी जा सकते हैं और लेजर से हम जर्नल की तरफ भी जा सकते हैं। और वो किस तरीके से जाएंगे, देखो ये तीनों की तीनों एडजस्टमेंट्स जो हैं वो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे हैं और किस कॉलम में है, क्रेडिट कॉलम में। आपने क्या काम करना है कि जनाब जब ये एंट्रीज पास कर दी है उसमें बैंक को क्रेडिट करना है। 150 के अगेंस्ट भी,
400 के एंगेस्ट भी, और इसके अलावा आपने 300 के एंगेस्ट भी बैंक को क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करें? जो ऑपोजिट आपके पास अकाउंट टाइटल है। ये देखिए मैं आपके सामने जर्नल एंट्रीज यहां पास करती हूँ। ये देखो आपके पास 150 की अमाउंट भी डेबिट साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है, 400 की भी और 300 की। इन तीनों ट्रांजैक्शंस पे मैंने क्या करना है? देखो बैंक को क्रेडिट करना है, टू बैंक, टू बैंक। टू बैंक। कितनी अमाउंट से? 150 से, 400 से और 300 से। बैंक यहाँ क्रेडिट हो रहा है, ये अमाउंट्स कैश बुक की क्रेडिट साइड पे हैं, बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड पे हैं, तो इसका मतलब है इनमें बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। आप पेमेंट्स कर रहे हो, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे पेमेंट्स होती है ना, तो पेमेंट्स की वजह से बैंक का बैलेंस आपका कम हो रहा है, इसलिए बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करें? जहां जहां ये पेमेंट्स हो रही हैं उनको डेबिट कर दें। जैसे 150 की पेमेंट हो रही है बैंक चार्जेस के अगेंस्ट, तो बैंक चार्जेस डेबिट। $400 में डायरेक्ट डेबिट का मतलब है आपने कोई पेमेंट की, बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट की है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे कोई ना कोई खर्चा किया होगा, वो जो भी एक्सपेंस होगा, क्वेश्चन में पढ़ते हैं उसका एक्सपेंस की नेचर दी हुई है? नहीं, एक्सपेंस की नेचर नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है कि जनाब जो भी एक्सपेंस बैंक ने हमारे बिहाफ पे किया होगा उस एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। फिर डिसऑनर्ड चेक, कस्टमर से आया हुआ चेक आपका कैंसिल हो गया, तो कस्टमर का चेक कैंसिल हुआ तो कस्टमर को डेबिट कर दीजिए। अब कस्टमर जो है उसके लिए हम अकाउंट कौन सा ओपन करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। लीजिए एंट्रीज हो गई आपके पास। वो तमाम एडजस्टमेंट्स जो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे होती हैं उसमें कैश बुक को मतलब बैंक अकाउंट को इटसेल्फ क्रेडिट होना होता है। डेबिट किसको करते हैं? जो क्वेश्चन में रीजंस गिवन हो उन ट्रांजैक्शंस की उनको डेबिट करते हैं। और अगर कोई एडजस्टिंग एंट्री कैश बुक की डेबिट साइड पे होगी तो उसकी जर्नल एंट्रीज में आप क्या करोगे? बैंक डेबिट हो जाएगा और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। बताइए, नोटिफिकेशन दीजिए, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी कितने स्टूडेंट मेरे पॉइंट को फॉलो किया। सिर्फ आयशा को समझ आइए, चलें, बाकी सब स्टूडेंट ने भी फॉलो कर लिया, ठीक है जनाब। तो जनाब इस तरह अगर रिकॉन्सिलेशन के प्रोसेस में वो आपसे एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर कर ले तो आपने क्या करना है? पहले रिकॉन्सिलेशन कर लेनी है। रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस कंप्लीट, बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अपने हैंड्स लो कर लीजिए। तो अगर जर्नल एंट्रीज वो आपसे रिक्वायर कर ले तो फिर बेटे आपने पहले रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। फिर कैश बुक में जितनी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, चाहे डेबिट साइड पे हैं या क्रेडिट साइड पे हैं, अदर देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, वो जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं आपने उनको यूं जर्नलाइज कर लेना है। सुहेब तारिक एंड हारिस अब्रार, अगर तो बेटे आप कुछ पूछना है तो हैंड रेस कीजिए, अगर नहीं पूछना लोअर योर हैंड्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम आपसे ये पूछना है, हाँ मैम ये आपसे ये पूछना है, जो आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया है, इसकी जगह डिसऑनर चेक नहीं आ सकता? नहीं बेटे, वैसे ही लिख बेहतर दे तो डिसऑनर ये चेक। नहीं, बेहतर ये है कि डिसऑनर्ड चेक है ऐसा हम कोई अकाउंट ओपन नहीं करते। कभी आपने पीछे जर्नल लेजर कोई भी चैप्टर पढ़ा है उसमें चेक के नाम का कोई अकाउंट ओपन नहीं होता। तो कस्टमर से लिया हुआ चेक कैंसिल हो जाए तो कस्टमर को डेबिट कर दो, सप्लायर को दिया हुआ चेक कैंसिल हो जाए तो सप्लायर के अकाउंट को ले, और सप्लायर के लिए अकाउंट्स पेएबल होता है। ठीक हो गया मैम, ओके। ओके बेटा। अच्छा जनाब, उसके बाद
अब जरा चलते हैं एक ऐसा क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चंस दिए हुए थे बैंक रिकंसिलिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन जो फुल फ्लैज क्वेश्चन वो पेपर में देता है। अब जरा उसकी प्रैक्टिस की तरफ आइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी सेम यही रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 का टाइटल है मुबारक एंड कंपनी। इसमें जनाब बैंक रिकॉन्सिलेशन भी बनानी है और जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। तो पहले रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो फिर कैश बुक में जो एडजस्टमेंट्स हुई होंगी उनकी बेस पे बेटे हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात यह है कि इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे याद है किसी एक बुक का बैलेंस दिया हुआ है, दूसरे का बैलेंस भी गिवन नहीं। हाँ जी, इसमें बैंक स्टेटमेंट का बिगनिंग बैलेंस गिवन है, कैश बुक का बिगनिंग बैलेंस नहीं गिवन। तो इसमें क्या करेंगे, वही मेथड जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में अडॉप्ट किया। दोनों बुक्स को ओपन कर लेंगे, एडजस्टमेंट सारी की सारी कर लेने के बाद उस बुक को पहले क्लोज करेंगे जिसका बिगनिंग बैलेंस होगा। उसकी हेल्प से जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो दूसरी बुक में ट्रांसफर करेंगे, और दूसरी बुक में ट्रांसफर कर लेने के बाद जो दूसरी बुक का बैलेंसिंग फिगर आएगा वही उस बुक का बिगनिंग बैलेंस होगा। तो चलिए जनाब, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 विद द टाइटल ऑफ मुबारक एंड कंपनी, ये स्टार्ट करते हैं। कैश बुक, एंड बैंक स्टेटमेंट। जी जनाब, मिस्टर मुबारक इज अ सोल ट्रेडर and carries on business under the name Mubarak and Company. The balance on his cash book at 31st December 2013, डेट को भी अंडरलाइन कर लीजिए, हम दिसंबर के मंथ की रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं for the year 2013, did not agree with the balance as per bank statement. कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली नहीं कर रहा, and the bank statement which shows a credit balance of 367,500. बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है, ये हम ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट कहा हुआ है तो क्रेडिट साइड पे 367,500। ये ब्रॉट डाउन, ये हमने लिख दिया। उसके बाद वो कहता है एक डिपॉजिट, डिपॉजिट मीन हमारे अकाउंट में पैसे आए, हमारी रिसीट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं जनाब 49,200 की, और ये पैसे हमने जमा करवाने के लिए भिजवाए 29 दिसंबर 2013 को, हैड बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। रिसीट्स थी बैंक ने, और बैंक स्टेटमेंट ने में रिसीट्स को क्रेडिट ही होना चाहिए, बैंक ने क्रेडिट तो किया, बट व्हेन, ऑन 1 जनवरी 2014। ये क्रेडिट तो हुई हमारी रिसीट्स हमारी बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन जनवरी के मंथ में हुई, दिसंबर के एंड तक ये रिसीट्स हमारी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही थी। तो ऐसी रिसीट्स जो ऑलरेडी हमारी बैंक स्टेटमेंट में दिसंबर के मंथ के एंड में शो नहीं हो रही थी, वो दिसंबर के एंड में जो हम रिकॉन्सिलेशन करेंगे उसमें आएंगी। तो हमने क्या करना है कि जनाब ये रिसीट्स दिसंबर के मंथ में बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही थी, तो अब हम इन्हें शो करेंगे दिसंबर की बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस में। 49,200। इन चेक्स को हम क्या नाम देते हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स। ऐसे चेक्स जो हमें मिले लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सके 31 दिसंबर तक। बैंक चार्जेस 1700 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड करेंगे और कौन सी साइड पे आएंगे जनाब, 1700 क्रेडिट साइड पे। अच्छा, इसमें एक और हमने काम करना था, एक लाइन का मार्जिन छोड़ना है क्योंकि हमें बिगनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ।
यहां लिख देते हैं बैंक चार्जेस 1700. Debit of 4200 appeared on the bank statement. बैंक स्टेटमेंट में कोई अमाउंट डेबिट साइड पे शो हो रही है, वो उसकी जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है? बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे क्या हुआ करता है? पेमेंट्स होती हैं. बैंक स्टेटमेंट में कोई अमाउंट डेबिट हो रही है और बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे पेमेंट्स होती हैं, इसका मतलब किसी शायद पेमेंट का जिक्र कर रहे हैं. खैर कंप्लीटली पढ़ते हैं. कहते हैं डेबिट ऑफ 4200 appeared on the bank statement for an unpaid check which has been returned marked out of date, and the check was redated by his customer and paid into the bank again on 3rd January 2014. अरे भाई ये तो उसने जिक्र किया हुआ रीडेटेड बाय हिज कस्टमर. कस्टमर से तो पैसे आते हैं, ये तो हमारी रिसीट्स हैं, और रिसीट्स को तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे होना चाहिए. ये डेबिट साइड पे क्यों लिख रहा है? उसकी रीजन उसने क्या बताई? एक्चुअल में हुआ ये है कि आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने उन रिसीट्स को फौरन ही क्या किया, अपनी कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख दिया. बैंक स्टेटमेंट के पास गए, बैंकर के पास गए, उसने रिसीट्स को लिखा क्रेडिट साइड पे, और बाद में हुआ कि जनाब ये तो आउट ऑफ डेट हो गया चेक, इसकी तो तारीख गुजर गई, चेक को कैंसिल कर दिया, पुराना चेक हो गया. कस्टमर से कहा आप नया चेक लेकर आइए. अब बैंक ने बेसिकली क्या किया है? रिसीट्स को कैंसिल किया है. बैंक स्टेटमेंट में रिसीट्स क्रेडिट साइड पे होती हैं, उसको कैंसिल करने के लिए बैंक ने डेबिट कर दिया ताकि कस्टमर से आया हुआ पुराना चेक कैंसिल हो जाए. हमने पुराने चेक को कैश बुक में कैंसिल नहीं किया. पुराना चेक जो डिसऑनर हो चुका है उसकी एडजस्टमेंट कैश बुक में हमने नहीं की, वो एडजस्टमेंट करेंगे. कस्टमर से आया हुआ चेक, रिसीव किया हुआ चेक डिसऑन हो रहा है. कस्टमर से पैसे आते ही हमारी रिसीट्स होती हैं, रिसीट्स को कैंसिल करना, और कैश बुक में जब हम कैंसिल करते हैं तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 4200 डिसऑनर्ड चेक. बैंक ने डिसऑनर्ड चेक को रिकॉर्ड कर लिया. हमें दोबारा से हाँ जी हामिद. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम ये पुरानी बुक में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट कट करके बैंक बुक लिखवाया हुआ है. हाँ, वो किसमें? बैंक बुक में नहीं, उसकी फिर करेक्शन जो है वो कर लीजिए, वो बाद में उसकी करेक्शन भी आ गई हुई थी. ये बैंक स्टेटमेंट ही है. हाँ उन्होंने वो बैंक स्टेटमेंट ही है. ठीक है मैम. ठीक है. तो अब उसमें है क्या? कस्टमर ने नया चेक तो दे दिया, लेकिन वो 3rd जनवरी को दिया. जब बेटे कस्टमर का पुराना चेक कैंसिल हो जाए और आपके पास नया चेक आ जाए, वो पुराने चेक को फिर हमें कैंसिल करना पड़ता है और कैंसिलेशन को रिकॉर्ड करना होता है. तो कैंसिलेशन की रिकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट में हो गई हुई थी, कैश बुक में नहीं हुई हुई थी, इसलिए हमने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया. स्टैंडिंग ऑर्डर, पहले से बैंक को ऑर्डर दिया हुआ था कि हमारे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लीजिए या पे कर दीजिएगा. स्टैंडिंग ऑर्डर का वर्ड जब भी आता है इसका मतलब ये है कि जनाब बैंक में वो ट्रांजैक्शंस हो गई होंगी, हमने उन ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं दिया हुआ. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम मैम अस्सलाम. वो जो डिसऑनर्ड चेक होता है बैंक, तो वो बैंक स्टेटमेंट में तो वो नोट बैंक ने करता ही पता नहीं क्या है. किया? आउट करता नहीं. वो बैंक ने उसको क्यों डेबिट किया है? वैसे तो नॉर्मली जब जो चेक डिसऑनर होता है बैंक ने उसको पहले से रिकॉर्ड ही नहीं किया होता, क्योंकि बैंक के पास जब वो प्रोसेसिंग के लिए आता है तो बैंक क्या काम करता है? बैंक के पास जब वो प्रोसेसिंग के लिए आता है वो उसी एंट्री करने से पहले चेक करता है कि चेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर नहीं प्रॉब्लम होगा तो उसकी प्रोसेसिंग कर लेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ प्रोसेसिंग ही नहीं करता, वापस भिजवा देता है. इसमें है क्या कि जनाब आउट ऑफ प्रोसेसिंग के लिए गया चेक, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग मालूम हुआ है कि वो आपका आउट ऑफ डेट हो गया हुआ चेक, तो इस वजह से उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती. इसलिए उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया कि बैंक ने उसको डेबिट करके कैंसिल कर दिया. अगर तो वो ये नहीं कहता कि डेबिट करके उसको कैंसिल किया है,
डेबिट किया, फिर तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिसऑनर्ड जो चेक था वो था, लेकिन बैंक ने क्योंकि उसको डेबिट करके कैंसिल किया, इसका मतलब हम सपोज कर रहे हैं कि बैंक ने पहले उसको कलेक्शन में डाला होगा, रिसीट्स के तौर पे क्रेडिट किया होगा, अब रिसीट्स को कैंसिल करने के लिए वो डेबिट कर रहा है। ठीक है, और बेटे एक और स्टूडेंट को मैंने अनम्यूट किया था। चले फिर जनाब, आफ्टर देन standing order for payments of an annual subscription amounting to rupees 1000 has not been entered in the cash book. हमने सब्सक्रिप्शन पे की है, बैंक ने हमारे बिहाफ पे, मुझे कैसे पता चला कि बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट की है? स्टैंडिंग ऑर्डर का वर्ड यूज किया है, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी सब्सक्रिप्शन की, तो जब बैंक ने पेमेंट की होगी उसने डेफिनेटली इनको रिकॉर्ड भी किया होगा। अब ये ऐसी पेमेंट्स हैं जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, अब हम इन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और पेमेंट्स कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे 1000। December 2013, Mr. Mubarak had given the cashier a check of rupees 10,000 to pay into his personal account at the bank. Cashier deposited it into the business account by mistake. कैशियर से कहा जाओ हमारे पर्सनल अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा कर आओ, लेकिन ऑनर के पर्सनल अकाउंट में पैसे जमा करवाने की बजाय कैशियर ने गलती से उसको बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। और इस वक्त जो हम रिकॉन्सिलेशन करें वो बिजनेस के अकाउंट की रिकॉन्सिलेशन करें, हमें ऑनर की पर्सनल लाइफ से लेना देना कुछ नहीं होता। हम अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं बेटे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। लेकिन अब आपके क्योंकि बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, तो डेफिनेटली बैंकर ने ही जमा किए, उसने हमारे अकाउंट में रिसीट्स को रिकॉर्ड कर दिया होगा। अब ये ऐसी रिसीट्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही हैं, कैश बुक में शो नहीं हो रही, तो इन्हें टैली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन रिसीट्स को कैश बुक में भी हमें रिकॉर्ड करना होगा। और कैश बुक में रिसीट्स कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होती हैं? डेबिट साइड पे। 10,000 बाय मिस्टेक, लेकिन जमा हो गए हैं, दोनों बुक्स को टैली तो हमने करना है। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड हो चुकी है बैंक स्टेटमेंट में, इसलिए हम इसे कैश बुक में भी रिकॉर्ड करेंगे। On 27 December 2013, a customer had made an online transfer of 49,900। एक कस्टमर ने ऑनलाइन ट्रांसफर करवाई। ऑनलाइन में होता क्या है? पैसे डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। तो जब वो पैसे डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रिसीट्स हमारी बैंक स्टेटमेंट में शो हो गई होंगी। तो ये ऐसी रिसीट्स हैं जो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में आई हैं, बैंक स्टेटमेंट में अंडरस्टूड बात है कि रिकॉर्ड हो गई होंगी। ये कैश बुक में रिसीट्स रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी, हम इन्हें कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। 27 December 2013, a customer had made an online transfer of 49,900 in payment against goods supplied. Advice was received and recorded in the cash book on 2nd January 2014. कैश बुक में रिकॉर्ड तो हुआ, एडवाइस तो आ गई बैंक से, नोटिस तो आया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड कब हुआ? आफ्टर द मंथ ऑफ दिसंबर, 2 जनवरी को, नेक्स्ट मंथ में। लेकिन दिसंबर के एंड तक ये कैश बुक में रिसीट्स शो नहीं हो रही थी, इसलिए ये दिसंबर की रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएंगी, क्योंकि दिसंबर में डिफरेंस क्रिएट कर रही थी। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, रिसीट्स हैं 49,900 की डेबिट साइड पे, ऑनलाइन ट्रांसफर। उसके बाद on 30th September 2013, Mr. Mubarak
entered into a hire purchase agreement and issued a standing order to the bank to pay a sum of 2600 on the 10th day of each month. हायर परचेज रेंट पे जनाब इन्होंने कोई चीज दी है और हर महीने उसका रेंट पे करना था 2600 हर महीने की 10 तारीख को। इन्होंने बैंक को कह दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दी कि आप हमारे बिहाफ पे हर महीने की 10 तारीख को हमारे बिहाफ पे 2600 पे करते रहिएगा। और कब से पे करना शुरू करना है? फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। No entries have been made in the cash book for these payments. अब बैंक को जब आपने कह दिया कि अक्टूबर के महीने से हर माह आपने 2600 हमारे अकाउंट में से पे कर देना, तो बैंक ने तो अंडरस्टूड बात है कि पे कर भी दिया होगा, रिकॉर्ड भी कर लिया होगा। लेकिन वो कहता है कि ये पेमेंट्स जो हैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इन पेमेंट्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब कितना बनेगा 3 मंथ्स का? 1 मंथ का 2600 है, तो बेटे 3 मंथ्स का हमारे पास 7800 की पेमेंट्स है, रिकॉर्ड नहीं है, तो ये देखो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। हायर परचेज, a check for rupees 36,400 received from Mr. Bashir had been entered twice in the cash book. कैश बुक में गलती हो गई, कैश बुक में ही करेक्ट करेंगे। और गलती क्या हुई? हमें कहीं से पैसे आए थे, रिसीट्स थी, हमने 2 दफा रिकॉर्ड कर ली। तो एक दफा जो एक्स्ट्रा रिसीट आपने रिकॉर्ड कर ली उसको कैंसिल कर दीजिए। रिसीट्स क्योंकि डेबिट साइड पे होती हैं, डेबिट को कैंसिल करने के लिए बेटे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो 36,400 क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट ट्वाइस, बल्कि किससे आया हुआ? मिस्टर बशीर से पैसे आए थे, और मिस्टर बशीर कौन थे? हमारे डेफिनेटली कस्टमर होंगे, रिसीवेबल्स होंगे। checks issued amounting to rupees 4,67,200. चेक्स आपने इशू किए, मतलब पेमेंट्स के लिए किसी को पैसे दिए, had not yet been presented to the bank for payment until 31st December 2013. Unpresented checks आपकी बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे 467,200 467,200 unpresented. A customer who owed 20,000, एक कस्टमर थे, उनसे हमने 20,000 रुपए लेने थे, was entitled to a cash discount of 2.5% paid a check for the net amount. हमने उसे 2.5% कैश डिस्काउंट ऑफर किया हुआ था, पैसे लेने थे 20,000। अब उसने डिस्काउंट टाइम पीरियड में हमें पैसे दे दिए होंगे 10 दिसंबर को, तो बेटे अगर उसने डिस्काउंट के टाइम पीरियड में हमें पैसे दे दिए तो उसने कितने पैसे दिए होंगे? 20,000 तो टोटल लेना था ना, तो 20,000 में का 2.5% 500 बनता है। 20,000 का 2.5% डिस्काउंट, इसका मतलब है 20,000 लेने थे, 500 हमने उसको डिस्काउंट छोड़ दिया, 19,500 उसने हमें दिए होंगे, क्योंकि वो टाइम पे पेमेंट कर रहा है, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। अब कैशियर से गलती क्या हुई? जब कैशियर का वर्ड आया इसका मतलब है कि कैश बुक में मिस्टेक हुई है, बैंकर से गलती नहीं हुई। तो जहां की मिस्टेक होगी वहीं करेक्ट करेंगे। कैशियर इरोनियसली, गलती से रिकॉर्ड कर ली ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बैंक कॉलम में कितने पैसे रिकॉर्ड होने चाहिए थे? जितने आए हैं। आए कितने हैं? 19,500। और उसने रिकॉर्ड कितनी कर ली रिसीट्स? टोटल ग्रॉस अमाउंट 20,000। उसने 500 से रिसीट्स को ज्यादा लिख लिया, डिस्काउंट के भी डाल दिया। तो आपकी क्योंकि रिसीट्स ज्यादा लिख ली गई हैं, तो जितनी रिसीट्स ज्यादा लिख ली हैं उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो।
with the title of discount 500. Dividend collected by the bank amounting to rupees 12,000 has not been recorded in the cash book. बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया है, रिसीट्स हैं, बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक ने रिसीट्स रिकॉर्ड कर ली, कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम कैश बुक में डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, रिसीट्स हैं, इसलिए हम डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। A check of rupees 2,43,000 received from Mr. Bilal. आपको पैसे आए 2,43,000 के, मिस्टर बिलाल से बैंक में जमा भी हो गए, तो फिर क्या हुआ? बट एंटर्ड इन द कैश बुक एज 2,34,000। आपकी रिसीट्स हैं कैश बुक में 243,000 रिकॉर्ड होने की बजाय 234,000 से रिकॉर्ड हो गई। आपने रिसीट्स को कम लिखा, जितने से रिसीट्स को कम लिखा उतने से और कर लीजिए, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस आता है आपके पास 9,000, 9,000 से रिसीट्स कम रिकॉर्ड हुई तो और रिकॉर्ड कर लेते हैं। पैसे किन से आते हैं? रिसीवेबल से। लीजिए तमाम एडजस्टमेंट्स हो गई। अब क्या करेंगे? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का बिगनिंग बैलेंस है, इसलिए हम पहले उसको क्लोज करेंगे। मैं उसकी पहले क्रेडिट साइड का टोटल करके देखती हूँ कितना आ रहा है। 367,500 प्लस 49,200, 4,16,000। स्टिल उसकी क्रेडिट साइड का टोटल कम है, इसका मतलब है कि डिफरेंस 467,200 माइनस 50,500 बेटा जी हमारे पास आ रहा है कैरी डाउन एडजस्टेड बैलेंस। वो एडजस्टेड बैलेंस मैंने क्या करना है जनाब? बैंक में बैंक, हाँ जी बेटे। मैम ये लास्ट पॉइंट एक दफा दोबारा बता दें। ये कौन सा? चेक ऑफ फीस 2,43,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर बिलाल। मिस्टर बिलाल से हमें चेक आया था बेटे 243,000 का, तो इतनी ही रिसीट्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी ना जितने का चेक आया है। जी तो, मैम। लेकिन वो कैश बुक में कितने से रिकॉर्ड हो गया? 234,000 से। जी मैम। आपने कैश बुक में रिसीट्स कम रिकॉर्ड किए, तो जितने से रिसीट्स आपने कम लिखी हैं, रिसीट्स अंडर कास्ट हैं, उतने से और ज्यादा लिख दीजिए। ठीक है। आपने रिसीट्स लिखनी थी ना 243,000 की, आपने डेबिट साइड पे लिख दिया 234,000, कम डेबिट किया तो और डेबिट कर दो। अगर 34,000 ऑलरेडी आपने डेबिट किया हुआ है, मैं 9,000 से मजीद डेबिट कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगी 243,000। ठीक है मैम। क्लियर हो गया? अच्छा बेटे बाकी स्टूडेंट्स अभी होल्ड कीजिएगा, मेरे पास टाइम कम है। लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन, फिर मैं आपकी क्यूरीज लेती हूँ। अब देखो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग एडजस्टेड बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड पे। अब जनाब हम क्या करेंगे? बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे यही क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे 50,500, और हम अपनी कैश बुक को क्लोज करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारे पास बिगनिंग बैलेंस होगा। तो चलिए उसको जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। पहले डेबिट साइड का मैं टोटल करती हूँ। 50,500 प्लस 9,000 प्लस 12,000 प्लस 49,900 प्लस 10,000, ये टोटल आ रहा है मेरे पास 131,400। क्रेडिट साइड का भी टोटल करके देखते हैं कौन सा बिगर है। 1,700, 4,200, 1,000, 7,800, 3,6,400 एंड 500। हाँ ये टोटल कम है, इसका मतलब बिगर टोटल यही है 1,3,1,400। अब इसमें से ये माइनस कर देते हैं 1,3,1,400। मेरे पास इसका जो बिगिनिंग बैलेंस आ रहा है वो क्रेडिट साइड पे 79,800 आ रहा है, वो मैंने यहाँ लिखते हैं 79,800। ये लीजिए हमारे पास कैश बुक का बिगिनिंग बैलेंस आ गया जो उसने रिक्वायर किया हुआ था। अब
बी पार्ट में एंट्रीज हैं वो सिर्फ सुन लीजिएगा, आपने पास खुद करनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज उन तमाम ट्रांजैक्शंस की करेंगे जो कैश बुक में हमने एडजस्टमेंट्स डाली हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को छोड़कर बाकी तमाम की हम एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे। क्या होंगी सिर्फ सुन लीजिएगा, जो मैं पॉइंट बता रही हूँ एडजस्टिंग एंट्रीज खुद ब खुद होती चली जाएंगी। देखिए बेटे, आपकी कैश बुक की डेबिट साइड पे अमाउंट आ रही है 10,000, 49,900, 12,000 एंड 9,000। इन तमाम ट्रांजैक्शंस के अंगेंस्ट में क्योंकि ये कैश बुक की डेबिट साइड पे है, इसलिए बैंक ने डेबिट होना है। बैंक डेबिट होगा 10,000 से, बैंक डेबिट होगा 49,900 से, बैंक डेबिट होगा 12,000 से, बैंक डेबिट होगा 9,000 से। क्रेडिट किसको करें? जो इसके ऑपोजिट टाइटल है। जैसे 10,000 का क्या था, किससे रेलिवेंट था? 10,000 रेलिवेंट था, उसकी अमाउंट थी 26 दिसंबर वाली, जो कि कैशियर ने गलती से हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हुए थे, चेक डिपॉजिट करवा दिया हुआ था बाय मिस्टेक। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट आपका, क्योंकि पैसे यहाँ आ गए ना आपके, कैश का बैलेंस कम हो गया। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। 49,900 में भी बैंक डेबिट ही होगा। क्रेडिट किसको करेंगे? जहां से पैसे आए हैं। कहां से आए हैं? कस्टमर ने दिए, मतलब रिसीवेबल। फिर 12,000 हमारे पास आए, बैंक डेबिट। कहां से आए? डिविडेंड क्रेडिट। फिर 9,000 हमारे पास आया, बैंक डेबिट। क्रेडिट जहां से आए, कहां से आए? रिसीवेबल क्रेडिट। हमने कैश बुक की डेबिट साइड पे जितनी अमाउंट थी उनको जर्नलाइज कर लिए। इसी तरह क्रेडिट साइड पे देखिएगा, क्रेडिट साइड पे 1700 क्रेडिट है, इसका मतलब पेमेंट हो रही है, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। इन तमाम अमाउंट्स के अंगेंस्ट में आपने बैंक को क्रेडिट करना है और जो ऑपोजिट अकाउंट टाइटल्स हैं उनको डेबिट करना है। जैसे देखो, बैंक चार्जेस की एंट्री में क्या करूंगी? पेमेंट्स है, चार्जेस पे किए, एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस 1700 से डेबिट और बैंक क्रेडिट। 4200 में भी बैंक क्रेडिट होगा। डेबिट किसको करोगे? कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ, इसलिए कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। सब्सक्रिप्शन की आपने पेमेंट की है बैंक की क्रेडिट साइड पे है, इसलिए बैंक क्रेडिट डेबिट सब्सक्रिप्शन। 7800 में भी क्योंकि ये बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे है, बैंक क्रेडिट हायर परचेज 7800 डेबिट। मिस्टर बशीर से आया हुआ चेक आपने 2 दफा डेबिट कर दिया। मिस्टर बशीर आपके कस्टमर हैं, रिसीवेबल्स हैं, बैंक की क्रेडिट साइड पे है, इसलिए बैंक ने खुद तो क्रेडिट होना है 36,400 से, रिसीवेबल को आपने डेबिट करना है 36,400 से। डिस्काउंट में भी बेटे ऐसे ही करोगे। आपने क्या काम करना है? बैंक क्रेडिट 500 से और डिस्काउंट को आपने डेबिट कर देना है 500 से। मेरा ख्याल है, हाँ जी, हैंड रेज कीजिए, कितने स्टूडेंट ने मेरी बात को फॉलो किया? सुभान को समझ आइए, सिर्फ बाकी स्टूडेंट को भी क्लियर हो गया? ओके बेटा, वेल डन। अब आपने ये आज की असाइनमेंट ये है, आपने जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिए हैं 3, 4 एंड 5, ये आपने खुद से करने हैं दोबारा से और इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है, फिर अपने सोल्यूशन को क्लास के सोल्यूशन के साथ मैच करना है। ठीक है? ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।